अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है, किससे? इनडायरेक्ट मेथड से। अब इनडायरेक्ट मेथड में जो हम फॉर्मेट बनाते हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2 कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 3 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हम जो कैश जनरेट करते हैं वो निकालते हैं नेट प्रॉफिट बेस्ड। नेट प्रॉफिट बेस्ड का मतलब हुआ हम नेट प्रॉफिट से निकालते हैं कितना हमने कैश जनरेट किया, राइट। फिर रिपीट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें बताती हैं एसेट्स की मूवमेंट से कितना कैश आया या गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताती हैं लायबिलिटीज की मूवमेंट से कितना कैश आया या गया। कैश आएगा मतलब प्लस, कैश जाएगा मतलब माइनस। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी कैश आता है हम उसको डेबिट करते हैं, जब भी कैश जाता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? रिपीट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेन काम धंधे से कितना कैश जनरेट हुआ, और ये हम किसकी मदद से निकालते हैं? प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से निकालते हैं। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कहा गया, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, कैश पेमेंट्स, उनसे निकालना। हम कैश अकाउंट की मदद से नहीं निकाल रहे, उसकी जगह प्रॉफिट से निकाल रहे, इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट मेथड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट से रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लायबिलिटीज से रिलेटेड। अब आपके सामने जो प्रस्तुत है वो क्या है? इसका फॉर्मेट ये है, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेटेड कैश, और ये हम निकालते हैं इस स्टेज तक, इस स्टेज तक। यहां हमारा पार्ट ए खत्म हो जाता है। पार्ट बी स्टार्ट होता है यहां से, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका टोटल हम यहां निकालते हैं, यह हमारा पार्ट बी यानी पार्ट 2 खत्म हो जाता है। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज द्वारा कैश जो आया या गया, उसको हम यहां निकालते हैं। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश आ जाता है। जब इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो वो आ जाता है टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, यानी इस पीरियड में हमारा कितना कैश बढ़ा या घटा। अब अगर इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे तो कॉमन सेंस है क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। इस साल मेरा कैश बढ़ा 6 लाख, कितना बढ़ा? 6 लाख। ओपनिंग बैलेंस कैश का था 2 लाख, तो कॉमन सेंस है क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 8 लाख। और ये 6 लाख कैसे निकला? 3 चीजों का जोड़ हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरे को 7 लाख का कैश मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मुझको 3 लाख का कैश मिला, पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मेरा 4 लाख का कैश चला गया। तो इससे क्या हुआ? लॉस नहीं, चला गया। इससे क्या हुआ? मेरा जो नेट कैश जनरेट हुआ वो कितना हुआ? 6 लाख। प्लस का मतलब जनरेट हुआ, माइनस का मतलब चला गया। प्लस मतलब इनफ्लो, माइनस मतलब आउटफ्लो। अब मैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग तीनों को अलग अलग करके आपको साथ समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने उसी फॉर्मेट को बड़ा कर दिया। अब मैं चर्चा कर रहा हूं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ध्यान से सुनिए, मजा आ रहा है? सबसे पहले हम यहां लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स को हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं मानते। रिपीट, टैक्स को और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं मानते, ऑपरेटिंग ही मानते हैं। रिपीट, पर हम इसको अलग से दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? अलग से। इसलिए ऊपर जो हम लेते हैं वो लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और नीचे जो टैक्स पे किया होता है यहां माइनस कर देते हैं, दिख रहा है आपको, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को यहां एडजस्ट कर देते हैं। यानी ऊपर हमने ले तो लिया बिफोर, रिपीट, बाद में उनको दिखाकर क्या बना दिया, आफ्टर। अब नेट प्रॉफिट क्यों लेते हैं मैं एक बार आपको समझा दूं। अगर हमारे सारे खर्चे और सारी इनकम्स कैश में हो तो जो मेन धंधे से हम कैश कमाते हैं वही इक्वल टू क्या होगा, नेट प्रॉफिट, राइट। सब चीजें हम कैश में डील करें, कोई नॉन कैश खर्चा नहीं है और कोई क्रेडिट पे डीलिंग नहीं है, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ही कैश फ्रॉम ऑपरेशन होगा। पर ऊपर हम एक बारी को नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ताकि उसको नीचे एक बार फिर से दिखा के प्रॉपर निकाल पाए। ऐसा क्यों करते, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में ऐसा बताया गया इसलिए हम करते हैं। फॉर्मेट में ऐसा क्यों बताया गया, बस मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को दो बातों की अलग से जानकारी देना चाहते हैं। सपोज, एक बारी को सुनिए, सपोज मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 10 लाख है, कितना है, और मेरी कोई ट्रांजैक्शन भी नॉन कैश वाली नहीं है, तो फिर मेरा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा, 10 लाख। अब इसको देखने से इंसान को पता ही नहीं चला ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स कितना है, नहीं समझे। मान लो टैक्स हमने दिया 2 लाख और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आ गए 1 लाख के, रिपीट, टैक्स दिया 2 लाख और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे 1 लाख के, 3 लाख हो गया। तो ऊपर हम क्या करते हैं, 13 लाख दिखा देते हैं। फिर नीचे यहां पर टैक्स को अलग से 2 लाख माइनस करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से 1 लाख करते हैं, वापस वही 10 आ जाता है। पर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिल गई रीडर ऑफ द स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट पढ़ रहा है उसको और ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बात तो ये समझ में आ गई, क्योंकि बच्चों के प्रश्न रहते हैं मेरे पास, पूछते रहते हैं बीच बीच में, जब जागते हैं बीच बीच में तो यही पूछते हैं, सर ये बिफोर टैक्स क्यों लिया, सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बिफोर क्यों लिया। मैंने बता दिया, बिफोर टैक्स, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसलिए नहीं लिया कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को बिजनेस का नहीं माना है या टैक्स को बिजनेस का पार्ट नहीं माना है, हमने उसको बिजनेस का पार्ट माना है, पर हम उन दो फिगर्स को अलग से दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया है। तो यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया, नीचे वाला पार्ट इधर तक का। अब ऊपर का देखते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर सारे खर्चे हमारे कैश में हो और कोई क्रेडिट डीलिंग ना हो तो प्रॉफिट ही कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बराबर होता है, पर सच्चाई में ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट निकालते वक्त आप नॉन कैश, ध्यान से सुनिएगा, और नॉन बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को कंसिडर करते हैं। रिपीट, नॉन कैश और नॉन बिजनेस, दोनों शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉन कैश और नॉन बिजनेस। तो जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने माइनस कर दिए, हाँ कि ना। नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्रॉफिट निकालने के लिए आपने माइनस कर दिया, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, जबकि इनके लिए आपने पेमेंट तो किया ही नहीं है। तो इसलिए आपका कैश क्या हुआ होगा, ज्यादा जनरेट हुआ होगा ना। तो इस तरह की आइटम्स को आप ऐड कर देते हैं। सुनिए ध्यान से बेटा, आपको आनंद आया। अब जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, रिपीट, एग्जांपल बताइए। जैसे आपने इंटरेस्ट दिया लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर, रिपीट, तो आपने प्रॉफिट निकालने के लिए उसको माइनस तो कर दिया, पर लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट देना कोई आपका बिजनेस का खर्चा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। कहां माइनस करेंगे, आप कहेंगे भाई वो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड है, मैं उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करूंगा। कहां माइनस करूंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए तो मैंने उसको माइनस किया हुआ है, तो यहां भी माइनस हुआ पड़ा है, वहां भी माइनस होगा। ये कोई मैनर्स हुए, एक चीज को आप दो दो जगह माइनस करोगे, इसलिए आप उसको यहां क्या कर देते हैं, ऐड। यानी जितने भी नॉन बिजनेस एक्सपेंस हैं, रिपीट, उनको हम इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि उनको हम या तो इन्वेस्टिंग में माइनस करेंगे या फाइनेंसिंग। इसी तरह नॉन बिजनेस इनकम्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, अब ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का रिजल्ट है ना, तो इसको तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जोड़ना चाहोगे, पर ये प्रॉफिट में भी जुड़ा हुआ है, तो अच्छी बात थोड़ी है, वहां भी जोड़ोगे अलग से,
और प्रॉफिट में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं भाई ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। किसका? ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये तो किसका है? इन्वेस्टिंग का। यहां माइनस कर दो, इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो। समझे आप? यानी ये दो आइटम्स तो इसलिए हो रही है करेक्ट पोजीशनिंग के लिए। रिपीट, नॉन बिजनेस आइटम्स की एडजस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि वो ऑपरेटिंग से हट जाएं, रिपीट, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में चले जाएं। ये समझ में आ गया आपको? और नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वजह से ना तो कैश आया होता है ना कैश गया होता है। आ गया समझ में? इसलिए हम नेट प्रॉफिट में पहली एडजस्टमेंट किसकी करते हैं बेटा? कैसा लगा? आ गया मजा? राइट। फिर जब हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो हमको जो रकम प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या कि प्रॉफिट कितना हुआ? ये है तो प्रॉफिट ही, कौन से वाला? ऑपरेटिंग वाला। राइट। अब होता क्या है कि हम जब लोगों से डील करते हैं, डेटर से, सेल ज्यादा कर देते हैं पैसे कम आते हैं, या सेल कम करते हैं पैसे ज्यादा आते हैं। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा होता है कोई? सेल कम किया पैसे ज्यादा आ गए। हो सकता है ना, पिछले साल की कलेक्शन इस साल ज्यादा हो गई, ऐसा भी हो जाता है। इसी तरह क्रेडिटर्स के साथ होता है। तो उसकी वजह से हमारा ऑपरेशन से आने वाला कैश डिफरेंट होता है नेट प्रॉफिट्स के मुकाबले, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट ही निकाला है, फिर हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इसका आसान तरीका बताऊं क्या एडजस्टमेंट करने का? ये हमारा एक प्रकार का कैश अकाउंट ही तो है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश अकाउंट है वर्टिकल फॉर्म में। रिपीट, जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं ना, कौन से फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल टी फॉर्म में, डेबिट साइड पे रिसीट, क्रेडिट साइड पे पेमेंट। ये हमने वर्टिकल फॉर्म में बनाया, जिसमें रिसीट को लिख रहे हैं प्लस और पेमेंट को लिख रहे हैं माइनस। और बड़ा प्यारा तरीका था, यानी प्लस का मतलब हो गया डेबिट, माइनस का मतलब हो गया क्रेडिट। क्योंकि जब मैं इसका लॉजिक समझाता हूं ना, उसके बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं इन आइटम्स के लॉजिक के बाद। किसके बाद? मैं आपको लॉजिक की जगह ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक में बच्चे गलती नहीं करते। बताइए क्यों? बच्चे चालू होते जा रहे हैं भाई साहब। वो कहते हैं ट्रिक सिखाओ। अब ट्रिक सुनो, अगर कोई भी करंट एसेट बढ़ती है तो इसका मतलब वो डेबिट हुई है ना? हाँ कि ना? करंट एसेट अगर बढ़ी है, ये तो इतना तो नियम आपको आता है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। अगर कोई भी करंट एसेट बढ़ी है तो वो डेबिट हुई है ना, तो इसलिए उसका रिवर्स क्या होता है डेबिट का? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब माइनस, क्योंकि ये तो कैश अकाउंट है ना। कैश अकाउंट में क्रेडिट का मतलब क्या होगा? आउटफ्लो। तो इसका मतलब अगर डेटर्स जैसी चीजें अगर बढ़ रही है, यानी करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट्स, अगर ये बढ़ रही है तो मतलब वो डेबिट हुई है, आपको यहां माइनस करना है। और अगर ये आइटम्स घट रही है करंट एसेट्स, तो वो क्या हुई है? क्रेडिट। उसका रिवर्स यहां क्या होगा? डेबिट। तो वो क्या करना है? प्लस। क्योंकि अकाउंट्स का एक सिंपल सा नियम है, हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट। इससे आपकी भूल कभी नहीं हो। वो वहां पर करंट एसेट बढ़ गई है, जैसे डेटर्स बढ़ गया है, बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया, यानी वो डेबिट हुआ है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहां माइनस करो। और अगर वो घट रहे हैं तो वो क्रेडिट हुआ है, तो यहां पे वो डेबिट हुआ है। लॉजिक तो समझ ही सकते हैं। अगर करंट एसेट बढ़ती है, इसका मतलब हमारी लेनदारी बढ़ी है, लेने वाला पैसा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमने किसी को कुछ दिया है, तभी तो लेना बढ़ा है। यानी लेनदारी बढ़ने का मतलब कैश कम आया है। रिपीट, तो माइनस कर दिया। और अगर लेनदारी घटी है, रिपीट, तो कैश ज्यादा आया, प्लस कर दिया। वैसे भी यार लॉजिक से भी समझ सकते हो, पर कई बार क्या है ना, बच्चे लॉजिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ज्यादा आसान है, हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट। मजा आ गया? तो जब भी करंट एसेट बढ़े वो डेबिट हुई है, यहां क्रेडिट कर दो यानी माइनस। करंट एसेट घटे तो वो क्रेडिट हुई है, यहां डेबिट कर दो यानी प्लस। वो ही नियम करंट लायबिलिटीज में लग जाएगा।
अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसका मतलब वो क्या हुई है, क्रेडिट। तो यहां क्या कर दोगे, प्लस यानी डेबिट, क्रेडिट का रिवर्स डेबिट। और अगर करंट लायबिलिटीज क्या हुई है, घटी है, तो वो क्या हुई है, डेबिट। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट, इसको माइनस कर दोगे। लॉजिकली भी समझ सकते हो, करंट लायबिलिटी बढ़ी है यानी हमारी देनदारी बढ़ी है। अगर हमारी देनदारी बढ़ती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनसे पैसा आया है, तभी तो देनदारी बढ़ी। पहले मैंने तेरे 4 लाख देने थे, अब तेरे 5 लाख देने, इसका मतलब तेरी तरफ से 1 लाख रुपए आया है, तभी तो मैंने 5 लाख देने हैं। ऐसी थोड़ी बैठे बैठे उठ गया चल 5 दे दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं पैसा तुम्हारी तरफ से आया होगा मेरे पास, तभी तो मेरी देनदारी क्या हुई है, बढ़ी है। और अगर मैंने पहले तेरे 4 लाख देने थे, अब 3 लाख देने, रिपीट, पहले 4 लाख देने थे, अब 3 लाख देने, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको पेमेंट करी है किसी रूप में, तभी तो लेनदारी मेरी, देनदारी मेरी क्या हुई है, कम हुई है। तो लायबिलिटी कम होती है इसका मतलब कैश गया है, और बढ़ती है तो मतलब कैश आया है। ये तो हो गया लॉजिक, रटने का तरीका। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट हुई है, तो कैश डेबिट यानी प्लस, डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। और अगर करंट लायबिलिटी घटती है यानी वो डेबिट हुई है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा यानी माइनस। तो जब हम इन एडजस्टमेंट्स को कर लेते हैं तो हमारी जो रकम निकलती है उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें 2 आइटम हम अलग से दिखाते हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। बच्चे कह रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंसिंग में दिखाएंगे, और देखो यहां पे भी इंटरेस्ट लिख दिया है, कुछ भी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, खुद का तो दिमाग चल नहीं रहा और हमें सिखा रहे हैं। ये बड़ा एक डिस्प्यूट का विषय है, बच्चों को ये बात क्लियर ही नहीं, मैंने कई बच्चों से देखा क्लियर नहीं, पर जिनमें से जिनको क्लियर, अच्छी बात है भाई। एक्चुअली लोन ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो हम बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये जो शॉर्ट पीरियड के लोन लेते हैं, ये हम रोजमर्रा के धंधे को करने के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, रोजमर्रा के धंधे को करने के लिए। तो इसलिए इन लोन को हम ऑपरेटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं, जैसे मेरे पास स्टॉक कम हो गया, ओहो जहां बैंक से 2 महीने का लोन ले लो यार, दिवाली आ रही है, मेरी दुकान खाली पड़ी है, माल ही नहीं है, ऐसा करो बैंक से 5 लाख का लोन ले लो, दिवाली में माल भर देंगे। दिवाली में सेल क्या होती है, ज्यादा, दिवाली के बाद चुका देंगे। इस लोन को हम वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इस लोन के प्रति जो ब्याज दिया जाता है फिर उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट पीरियड का इंटरेस्ट होता है ना, वो हम यहां माइनस करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट आपने बेटा कोई भी दिया हो, रिपीट, चाहे शॉर्ट टर्म दिया हो चाहे लॉन्ग टर्म दिया हो, ऊपर एक बार ऐड कर लेना। यहां पर शॉर्ट टर्म है तो नीचे यही माइनस कर देना, अगर लॉन्ग टर्म है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना। कैसा लगा, मस्त। तो देखा जाए जब हमने इसको ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कर दिया ना, इसलिए अगर शॉर्ट टर्म का है तो उसको यही माइनस कर दिया, लॉन्ग टर्म का है तो फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया। टैक्स पेड माइनस किया, जब ये माइनस कर दिया तो हमको क्या मिला, कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की यहां एडजस्टमेंट करी तो हमको क्या मिल गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। प्लस आ गया तो इनफ्लो, माइनस आ गया तो आउटफ्लो। मजा आया कि नहीं आया, पूरा फॉर्मेट क्लियर। हाँ प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दोनों का साथ ऊपर जोड़ दो, हाँ नीचे माइनस। मैं एग्जांपल से दिखाई तो भाई साहब बच्चा और डिटेल में समझना चाह रहा है, ये लो कमाल यार ऐसे, इसके बाद अब इंटरेस्ट जो है शॉर्ट टर्म वाला है 1000 और लॉन्ग टर्म वाला है 11000, समझो। तो यहां तो दोनों जुड़ गए 12000, जो 1000 है वो यहां माइनस हो गया, और 11000 कहां माइनस होगा, फाइनेंसिंग में। अभी थोड़ी देर बाद फाइनेंसिंग के दर्शन कराऊंगा, वहां दिखा दूंगा 11000। कैसा लगा, ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें भाई साहब बच्चों के जो बैंड बज जाती है, सर दीवार पे मार देते हैं, कहते पागल हो जाते हैं। कई बच्चे में बसाते हैं
सर समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या हुआ सर? इंटरेस्ट कभी तो ऑपरेटिंग में माइनस कर देता है और कभी फाइनेंसिंग। वो बच्चा ध्यान नहीं देता ना इंटरेस्ट किस बात का। कैसा लगा? तो ये छोटी छोटी बातें होगी, क्लैरिफिकेशन आदमी के मन को क्या रखती है? शांत। अब एक बच्चा मेरे पास आया भाई साहब, कहता सर आपने यहां पे टैक्स ऐड नहीं कराया था। मैंने कहा हाँ नहीं कराया था, मैंने बुक में देखा ऐड किया हुआ है। मैंने कहा भाई ऐसा है, हमने ऊपर टैक्स प्रॉफिट कौन सा लिया? बिफोर टैक्स। क्यों लिया? क्योंकि फॉर्मेट में बिफोर टैक्स लिखा है, हमने पहले टैक्स जोड़ लिया था। उस क्वेश्चन में उसने क्या किया, राइटर ने ऊपर ले लिया आफ्टर टैक्स, क्या ले लिया, फिर नीचे जोड़ रहा है। अब बच्चे के तो छाती में तीर चल जाता है ना, वो थोड़ी इतनी गौर से देखता है भाई साहब, वो तो पागल हो जाता है, पता नहीं क्या किसी में कैसे कर देते, किसी में कैसे कर देते। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा कभी भी नीचे टैक्स नहीं ऐड करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि फॉर्मेट में बिफोर टैक्स बोला है तो भाई साहब मैं तो बिफोर टैक्स ही लूंगा। मेरे से ये नहीं होता कि फॉर्मेट के साथ मैं खिलवाड़ करूं। जब एक स्टैंडर्ड बन गया, उसने जो चीज सजेस्ट कर दी मैं वही करूंगा। आपको याद होगा 12th में हमने सब बातें फेस की होंगी। मैं तो सदा ही यहां पर बिफोर लेता हूं, अलग से निकालूंगा, बिफोर लूंगा, क्योंकि फॉर्मेट में क्या प्रिस्क्राइब्ड है? बिफोर। अगर हम लोग प्रोफेशनल्स भी अगर फॉर्मेट्स नहीं फॉलो करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर तो चल लिया देश। वो बने किसके लिए थे? हम लोगों को बनाने के लिए तो बने, तो हमें तो फॉलो करना ही है। आ गया भाई साहब मजा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मन शांत हो गया। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग। ये तो बड़ी आसान है। इन्वेस्टिंग तो बड़ी सिंपल है, कैश आए तो प्लस, जाए तो माइनस। सेल ऑफ एसेट है प्लस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है प्लस, परचेज ऑफ एसेट है माइनस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है माइनस, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है प्लस। तीन तरह की आइटम होती है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट्स प्लस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट माइनस, और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस। इन तीनों का जोड़ बाहर लिख दो। ये क्या हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गुडविल यहां आएगी नहीं। गुडविल अगर बड़ी है तो आपको देखना पड़ेगा बड़ी क्यों है, ऑब्वियसली खरीदी होगी, रिपीट, तो फिर वो परचेज ऑफ एसेट हो जाएगी। अगर गुडविल कम होती है, रिपीट, तो अब वो देखना पड़ेगा। उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो सेल और दूसरा गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर तो सेल है, रिपीट, तो यहां प्लस हो जाएगी। और अगर आप मानते हो गुडविल रिटर्न ऑफ है तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया ना, रिपीट, तो फिर ये क्या हो जाएगा? यहां ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर गुडविल बड़ी है, वो तो परचेज ही मानना है। क्या मानना है? परचेज। गुडविल खामखा नहीं बढ़ती है, नहीं? समझ गए? कैसा लगा? अब आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, कोई भी लायबिलिटी बड़ी है तो पैसा आया है, चाहे लोन लिया हो। लायबिलिटी घटती है कैसे? रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा गया है माइनस। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया है, पैसा गया है माइनस। लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट दिया है, पैसा गया है माइनस। इन सब का जोड़ बाहर लिख दो, क्या आ गया? फाइनेंसिंग। अब एक ये आपका आ गया ऑपरेटिंग, ये आ गया आपका इन्वेस्टिंग, ये आ गया फाइनेंसिंग। तीनों का जोड़ यहां लिख दो, इंक्रीज डिक्रीज इन कैश आ गया। इसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया, अर्थात ये स्टेटमेंट परफेक्ट बनाया है। अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं कोई गलती हो गई। मैच होना तो अनिवार्य है, आवश्यक है। कैसा लगा? अब जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि हम यहां कौन सी रकम लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्यों? फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब। तो बुक्स के अंदर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, अच्छी अच्छी किताबों में, किसी क्रिटिसिज्म नहीं है, जनरल बात बता रहे हैं, वो यहां बिफोर टैक्स की जगह आफ्टर टैक्स ले लेते, फिर नीचे ऐड करके दिखाते हैं। मुझे ये चीज पसंद नहीं है। रीजन, जब फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड है तो मैं वही फॉलो करता हूं।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक अलग से नोट बना लेता हूं। रिपीट, क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं अलग से बनाता हूं, मैं वही ऐड नहीं करता। मैं अपना कंफर्ट नहीं देखता हूं, मैं क्या देखता हूं? फॉर्मेट। क्लियर? तो हम जो करते हैं इसके लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? P&L एडजस्टमेंट एक जनरल वर्ड है। क्या है? हम किसी भी अकाउंट का नाम एडजस्टमेंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम उससे कोई मनपसंद फिगर निकालना चाहते हैं। रिपीट, मतलब हम P&L को एडजस्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर चीज निकालने के। तो P&L एडजस्टमेंट का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। कहीं मैं P&L एडजस्टमेंट बनाऊंगा किसी और तरीके से, कहीं किसी और तरीके से। उसका फॉर्मेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैं निकालना क्या चाहता हूं। यहां P&L एडजस्टमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना। तो जब आप ये नेट P&L एडजस्टमेंट बनाएंगे तो इसमें केवल 3 प्रकार की आइटम्स ही दिखाएंगे। खून में बसा लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, वंस फॉर ऑल इस बात को समझ लीजिए। पहली चीज, हम सारी एप्रोप्रिएशन दिखा देते हैं इसमें, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। रिपीट, और प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। क्या? प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। अब एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने बोला सर मेरी जॉब लगी, मैंने बड़े मुबारक हो, क्या तनख्वाह है? सर 20,000 रुपये साल की। मैंने कहा यार 20,000 साल की, तो यार मैंने प्रोफेशनल की 20,000 रुपये साल की, तो यार कुछ जज सी नहीं है बात। नहीं सर मैं सच्ची कह रहा हूं। मैंने कहा पे स्लिप दिखा, अपनी पे स्लिप दिखाई, उसमें देखा 10,20,000 है। मैंने भाई ये तो 10,20,000 रुपये। सर 10 लाख मेरे खर्च हो जाते हैं, मैं घर किराए के मकान में रहता हूँ, मेरी बीवी खर्चे बड़े करती है। मैंने कहा भाई अबे सैलरी तो तेरी 10,20,000 ही है, सैलरी थोड़ी 20,000 है। क्यों? सैलरी मीन्स बिफोर एप्रोप्रिएशन। तू कहे मुझे तो जुआ खेलने का शौक है, तो वो तेरा बिजनेस का खर्चा थोड़ी है। तो इसी तरह यहां पे पॉइंट समझो आप, हम प्रॉफिट ले रहे हैं ना, इसलिए एप्रोप्रिएशन से बिफोर होता है। तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में सारी एप्रोप्रिएशन डाल देते हैं। एक बात क्लियर होगी। बाकी 2 चीजें क्यों डालते हैं वो तो नाम ही बता रहा है। हम क्या निकालना चाहते हैं? बिफोर टैक्स, तो हमने टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यानी कभी भी आप P&L एडजस्टमेंट बनाओगे, इसमें डेप्रिसिएशन दिखाओगे नहीं। क्यों? डेप्रिसिएशन ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, डेप्रिसिएशन ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और डेप्रिसिएशन ना ही एप्रोप्रिएशन है। इसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दिखाओगे नहीं। क्यों? ना तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ना वो एप्रोप्रिएशन है। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाओगे? हाँ, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। आग लग गई भाई साहब, बुरा वक्त था, आग लग गई, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 25 लाख का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, दिखाओगे नहीं? समझ आई बात? चीजें समझ में आ रही है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, बिल्कुल दिखाओगे। राइट? डिविडेंड पे किया, एप्रोप्रिएशन है। देखो डिविडेंड पे करते हैं शेयर्स पर वो एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक, वो दिखाओगे। इंटरेस्ट पे करते हैं लोन पर, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो एक्सपेंस है, वो नहीं दिखाओगे। बच्चा पागल हो जाता है ना, कहते सर बात समझ में नहीं आई। शेयर्स और डिबेंचर्स का यहां सारा ट्रीटमेंट सेम है। रिपीट, पर जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, रिपीट, वो आप यहां ऐड करते हो। ये 11,000 हो गया ना, यहां पर ऐड करा था। और जो डिविडेंड है उसको आप यहां एडजस्ट कर लेते हो, वो वहां ऐड नहीं करते। रीजन है ना, डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। जब हमने नेट प्रॉफिट लिखना है तो वो तो बिफोर एप्रोप्रिएशन होगा। ये सब बातें जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं, आगे समझ में? यानी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट यहां अलग से दिखाया जाना चाहिए, और जो डिविडेंड है वो इसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है? एडजस्टेड होता है। ये वाला जो प्रॉफिट होता है ये बिफोर डिविडेंड होता है। रिपीट,
बट आफ्टर इंटरेस्ट होता है, इसलिए इंटरेस्ट यहां पर ऐड करके उसको क्या कर देते हैं, बिफोर इंटरेस्ट, ताकि इंटरेस्ट को नीचे ठीक जगह पे घटाया जा सके। मजा आया कि नहीं? ये सारे डाउट्स हैं जो बच्चों के मन में रहते हैं। दो जगह हर चीज, एक तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आएगा और दूसरा फाइनेंसिंग। अब प्रश्न उठता है नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या है, वो मैंने आपके लिए प्यारा सा फॉर्मेट बना दिया। ये कुछ नहीं है, इसको प्रेम से देखो, आप प्रेम से निहारो। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। रिपीट, P&L एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का इस्तेमाल। इसकी छोटी सी प्यारी सी झलक आपने 12th में देखी थी, पार्टनरशिप। पहले मैं एप्रोप्रिएशन वाली आइटम दिखा रहा हूं, सुनिए। इतना मेरा ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट का, इतना मैंने इस साल कमाया, रिपीट, उसमें से मैंने इतना बोनस दिया, इतना रिजर्व में ट्रांसफर किया, इतना डिविडेंड दिया, इतना इंटरिम डिविडेंड दिया, इतना प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। ये सारी एप्रोप्रिएशन नहीं है। पार्टनरशिप में आप कह देते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स, पर कंपनी के केस में कोई पार्टनर तो होता नहीं है, वहां तो शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर को क्या देते हो आप, डिविडेंड्स। या प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देते हो, रिजर्व। तो ये सारी मैंने क्या दिखाई, एप्रोप्रिएशन। पर यहां पर हमें नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। इसलिए हमने जब यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा तो हमारा ये वाला फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। अगर हम यहां प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिखते, रिपीट, तो फिर ये सिंपल नेट प्रॉफिट हो जाता आफ्टर टैक्स। हमने यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखा, खर्चा हुआ तो यहां, इनकम हुई तो यहां, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बिफोर। तो बेसिकली हम ये सब चीजें लिख देते हैं। ये चीज मैंने लिख दी थी, ये लिखते नहीं है, ये निकालते हैं। रिपीट, ये रेड वाली फिगर निकालते हैं। यानी P&L एडजस्टमेंट में जो आइटम लिख दोगे, रिपीट, तो जो बैलेंसिंग फिगर वाला प्रॉफिट आएगा वो उस आइटम के बिफोर होगा। अगर आपने यह सारी ऑपरेशंस एप्रोप्रिएशंस लिख दी, क्या लिख दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपने यहां टैक्स भी लिख दिया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अगर आप यहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिख दोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। होल्ड ऑन, अगर यहां मैं इंटरेस्ट भी लिख दूं, रिपीट, टू इंटरेस्ट लिख दूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर इंटरेस्ट। पर फॉर्मेट में बिफोर इंटरेस्ट वाला तो कहां नहीं है, रिपीट, इसलिए यहां मैं इंटरेस्ट नहीं लिखता। इंटरेस्ट कहां लिखता हूं, पार्ट ए में। अब याद रहेगा आपको, मतलब मैं स्ट्रिक्टली किसको फॉलो कर रहा हूं, फॉर्मेट। आ गया नशा, क्लियर? तो यानी यहां पर केवल 3 प्रकार की ही आइटम्स आएंगी। कौन कौन सी, एप्रोप्रिएशंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एप्रोप्रिएशन की वजह से नेट प्रॉफिट निकलेगा, टैक्स लिखने की वजह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखने की वजह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकलेगा। इसके अलावा हमने कुछ भी यहां नहीं लिखना। ये वाली फिगर उठा के कहां हमने पुट कर देनी है, यहां टॉप। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी हो ही जाएगी। एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, भाई साहब नशा आ जाएगा आपको, यार ये तो बड़ा आसान है। हो गया, समझ में आ गया? ये वाला स्लाइड, ये भी आ गया। अब ये जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं ना, रिपीट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, क्या, कौन से वाले, लास्ट में, वो एक्चुअली कैश का नहीं होता, कैश एंड इक्विवेलेंट का होता है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एक बच्चा बोल रहा था सर बैंक ओवरड्राफ्ट को मैंने एक क्वेश्चन देखा है उसके अंदर कैश एंड इक्विवेलेंट में नहीं लिया। मैंने कहा बेटा लेना तो वही चाहिए, लेना तो वही चाहिए, लेकिन अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे होता है शॉर्ट पीरियड का, जाके किसी भी बैंक से पता कर लो। लेकिन अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट को एज लॉन्ग टर्म लोन की तरह यूज कर रहा है, रिपीट, तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म लोन समझ लो, मनी मन में नाम उसका बैंक ओवरड्राफ्ट ही है,
समझ लो क्या, लॉन्ग टर्म लोन, नहीं समझे आप, और उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाओ, कैश एंड इक्विवेलेंट में मत रखो। बाकी वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट अच्छा रहता है कैश एंड इक्विवेलेंट में ही लेना, राइट? कैसा लगा? क्लियर हो गई वाली बात? अब मैंने छोटे से ना स्टेप बना दिए आपके क्वेश्चन करने के, ताकि अब क्वेश्चन करने की कैसा है, इन स्टेप्स को फॉलो करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो, स्टेप 1 ये लिखा है मैंने कि ब्लैंक फॉर्मेट बना लो। रिपीट, ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, किसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट का और P&L एडजस्टमेंट। मैं आपको दर्शन कराए तो कहीं ना कहीं ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, समझे आप? यानी हेडिंग्स के साथ। रिपीट, सिर्फ हेडिंग्स है। देखो ये वो हेडिंग है जिनके वगैरह क्वेश्चन चले गए, नहीं समझे? जैसे एक गेस्ट आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? अब मैंने मिस्टर लिख दिया, नाम की जगह छोड़ दी। एक आदमी आ रहा है, मतलब मेल आ रहा है, मेल गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं मिस्टर लिख के जगह नहीं सोच सकता नाम की? हाँ के ना? तो गलत थोड़ी है, मिस्टर तो लिखना जरूरी है। कैसा लग रहा है? अब ये ब्लैंक फॉर्मेट है, ये सब जो मिस्टर लिखे हैं मैंने सारे, इनके बगैर तो काम चलेगी। ये ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट बना लो। ये हो गया पार्ट ए का ब्लैंक फॉर्मेट, देख लो ये हेडिंग्स है सिर्फ, तभी करने का मजा आएगा। और ऐसा बना लो BOC, कुछ नहीं लिखा, आप देखो ध्यान से, मैंने वो चीजें लिखी है जिनके बगैर गुजारा है ही नहीं, ये तो मस्ट है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि पहले पेज पर, पहले पेज का मतलब ये नहीं कि पहले पेज में जगह कम और जबरदस्ती फंसा फंसू के बना दो, मतलब 2-3 पेज ले लो, जैसे मैंने भी 2 पेज ले लिए, आप 2-3 पेज ले लो, अंदाजे से क्वेश्चन की रीडिंग लगा के, क्योंकि जगह जगह खुले मन से छोड़ना, ये ना फिर जगह ही ना बचे, बीच में फंसाने में मुश्किल हो जाए। नहीं मेरी बात समझे? अपने रजिस्टर में तो मैं देखा कि बच्चे छोड़ते नहीं भाई साहब, मजा है 2 लाइनों के बीच में बाल भी आ गए। पर एग्जाम में तो अपना रजिस्टर है नहीं, मैं तो 4 शीट एक्स्ट्रा ले लेता, खुली जगह छोड़ के कर ला। हो गया ब्लैंक फॉर्मेट, ठीक। उसके बाद ऐसा ही ब्लैंक किसका बना देना? P&L एडजस्टमेंट। मजा आया? उसके बाद बस हम रेडी हो जाएंगे, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, खाली अकाउंट बनाते जाने और एक ही नियम फॉलो करना है, क्या? हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट। हम तो चाहते नहीं आंसर मैच हो, पर प्रभु की कृपा से हर बार मैच हो। तो अब स्टेप देखिए क्या है। पहला मैंने लिखवा दिया स्टेप, ब्लैंक फॉर्मेट बना लीजिए। दूसरा स्टेप मैंने बोला कि हर अकाउंट को बारी बारी से खोलिए, अकाउंट को पूरा करिए और उसमें ये नियम लगाइए, हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट। हर आइटम के देख लेना डबल इफेक्ट हो रहे हैं बस। और अगर कोई चीज CFS में जा रही है, कहां जा रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने पहले बता दिया था, डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। उसके लास्ट में अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल कर लेना और आप भौचक्के रह जाओगे, हर बार आंसर मैच हो, हर बार। संसार में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बना जो आपका क्वेश्चन मैच होने से आपको रोक ले। क्लियर हो गया सब कुछ? लिख लीजिए।